जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार जीविका 2025 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज हम आपके लिए पहला प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जिसमें हमने सब्जेक्ट नॉलेज, कंप्यूटर और करंट अफेयर के जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सही उत्तर अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करते रहें। पूछा गया है कि अंबेडकर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। क्या पूछा गया है? तो अंबेडकर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? कला प्रदर्शन, विज्ञान संचार, शैक्षिक प्रौद्योगिकी या फिर कॉमेडी से? तो सही उत्तर आपको कमेंट करते रहना है, बताना है कि अंबेडकर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो अंबेडकर पुरस्कार संबंधित है शैक्षिक प्रौद्योगिकी से। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, जीविका का मुख्य फोकस किस पर है? शहरी क्षेत्र पर, ग्रामीण गरीबी उन्मूलन पर, विश्व बैंक पर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जीविका का मुख्य फोकस किस पर है? क्या पूछा गया है? तो जीविका का मुख्य फोकस किस पर है? तो ग्रामीण गरीबी उन्मूलन पर है जीविका का मुख्य फोकस। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार जीविका की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? बिहार जीविका की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2005, 2006, 2007 या फिर 2008 में? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 2007 में। कब? तो बिहार जीविका की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2007 में। अगर आपसे पूछा गया होता कि बिहार जीविका की स्थापना किस वर्ष हुई तो 2006 लगाना होता। याद रखेंगे। अगला है, प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? क्या पूछा गया है? तो प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना, मल्टी मोड एक्सेस के माध्यम से डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देना, शिक्षकों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना, छात्रों को ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए मंच प्रदान करना। तो आपको बताना है कि प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? क्या बताना है? तो प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर इसका होगा मल्टी मोड एक्सेस के माध्यम से डिजिटल, क्या होगा? तो मल्टी मोड एक्सेस के माध्यम से डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम का उद्देश्य है मल्टी मोड एक्सेस के माध्यम से डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देना। याद रखेंगे। पांचवा प्रश्न है, किस घटना के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया था? किस घटना के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया था? कैबिनेट मिशन योजना की विफलता के कारण, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत, विभाजन की घोषणा, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर? तो सही उत्तर अगर आपको पता है तो कमेंट में कंजूसी ना करें, कमेंट जरूर करते रहें। तो यहां पर बताना है कि किस घटना के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना की विफलता पर। किस कारण? तो किस घटना के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया था? कैबिनेट मिशन योजना की विफलता पर। कब? तो कैबिनेट मिशन योजना की विफलता पर। अगला प्रश्न है, किस घटना के कारण तारों का टिमटिमाना दिखाई देता है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन या फिर प्रकाश का विवर्तन? तो बताना है कि किस घटना के कारण तारों का टिमटिमाना दिखाई देता है। तो तारों का टिमटिमाना दिखाई देता है किसके कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण? तो किस घटना के कारण तारों का टिमटिमाना दिखाई देता है? तो प्रकाश का अपवर्तन सही उत्तर होगा। सातवां प्रश्न है, किस खेल से टी और पुटर शब्द संबंधित हैं? क्या बताना है? तो किस खेल से टी और पुटर शब्द संबंधित हैं? क्रिकेट, टेनिस, गोल्फ या फिर हॉकी? तो किस खेल से टी और पुटर शब्द संबंधित हैं? तो टी और पुटर जो शब्द हैं ये गोल्फ से संबंधित है। किससे? तो टी और पुटर शब्द गोल्फ से संबंधित है। याद रखना है। आठवां प्रश्न है, जीविका परियोजना का प्रारंभ किस संस्था के सहयोग से हुआ है? जीविका परियोजना का प्रारंभ किस संस्था के सहयोग से हुआ है? नाबार्ड, विश्व बैंक, WHO या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा विश्व बैंक के सहयोग से
जीविका परियोजना का प्रारंभ हुआ था? 9वां प्रश्न है, विहार जीविका का स्लोगन क्या है? बदलाव की ओर, विकास की ओर, ग्रामीण की ओर या फिर शहर की ओर? तो विहार जीविका का स्लोगन क्या है? तो विहार जीविका का स्लोगन है बदलाव की ओर। क्या होगा? तो बदलाव की ओर याद रखेंगे। और बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। निवेदन है आप सभी से वीडियो को लाइक करना है। और याद रखिएगा, हम वही पैटर्न लेकर के आएंगे जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है, पूरे ध्यान से कि प्रश्नों को देखना है और अंत में अपना स्कोर कमेंट में बताना है कि कितने प्रश्न आपसे सही हो पा रहे हैं। तो प्रश्न है कि विहार जीविका के अंतर्गत कितने जिलों को शामिल किया गया है? 34, 35, 36 या फिर 38? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 38 जिले। कितने? तो 38 जिले राइट आंसर होगा। 11 नंबर प्रश्न है, यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का संरक्षण, शिक्षा या फिर मानवाधिकार? तो यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का संरक्षण के लिए। किसके लिए? तो यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का संरक्षण के लिए। 12 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य प्रशिक्षण प्रदान करना, एक एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा बनाना, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य क्लिनिकों का निर्माण करना, या फिर इनमें से एक से अधिक? तो बताना है सही उत्तर आपको क्या होगा। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा एक एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा बनाना। क्या होगा? तो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा बनाना। अगला प्रश्न है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, मुंशी प्रेमचंद? तो आसान प्रश्न है, कोई गलत करेगा नहीं। सही उत्तर इसका होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला है, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सदस्य देशों को सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करना, देश के बीच शत्रुता को रोकना और शांत प्रक्रिया को समर्थन देना, विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, वैश्विक आपदा राहत प्रयासों का समन्वय? तो बताना है कि संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, देश के बीच क्या? तो देश के बीच शत्रुता को रोकना और शांति प्रक्रिया को समर्थन देना। इसका सही उत्तर होगा क्या होगा? तो संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों का जो प्राथमिक उद्देश्य है, यह है देश के बीच शत्रुता को रोकना और शांत प्रक्रिया को समर्थन देना। तो वी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, चंद्रयान 3 मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? चंद्रमा पर मानव भेजना, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग और रोवर को तैनात करना, चंद्रमा से कानून वापस लाना, चंद्रमा से नमूने वापस लाना, चंद्रमा पर एक अस्थायी बेस स्थापित करना? तो बताना है कि चंद्रयान 3 मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो चंद्रयान 3 का प्राथमिक उद्देश्य था क्या था? तो सही उत्तर जो हो जाएगा, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग और रोवर को क्या? तो रोवर को तैनात करना। चंद्रयान 3 का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग और रोवर को तैनात करना चंद्रयान 3 का जो है मिशन का उद्देश्य था। तो आपको कमेंट में बताना है कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था। देखते हैं किस किस को पता है। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स कितनी बार आयोजित होते हैं? कॉमनवेल्थ गेम्स कितनी बार आयोजित होते हैं? हर 2 साल में, हर 3 साल में, हर 4 साल में, हर 5 साल में? तो कॉमनवेल्थ गेम्स कितनी बार आयोजित होते हैं? जल्दी से कमेंट में बताइए कि कॉमनवेल्थ गेम्स कितनी बार आयोजित होते हैं। तो हर साल में 4, कब? तो
हर 4 साल में कॉमनवेल्थ जो है ये हर 4 साल में आयोजित होते हैं, याद रखेंगे। अगला है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल फीफा द्वारा दिया जाने वाला फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या फिर बास्केटबॉल? तो बताना है कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल फीफा द्वारा दिया जाने वाला फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किससे संबंधित है? तो फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जो संबंधित है ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे? तो फुटबॉल से। अगला है एसएसजी में न्यूनतम कितनी महिलाएं होती हैं? 8, 10, 12 या फिर 15? तो एसएसजी में न्यूनतम कितनी महिलाएं होती हैं? कई बार बताया है, सही उत्तर 10 हो जाएगा। अगला है जीविका परियोजना का मुख्य फंड स्रोत क्या है? विश्व बैंक, नाबार्ड, डब्ल्यूएचओ या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कोई गलत नहीं करेगा, कई बार इसका आंसर हम आपको बता चुके हैं, विश्व बैंक सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है भारत में पहला विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किए गए थे? बताना है कि भारत में पहला विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किए गए थे? 1853, 1857, 1860 या फिर 1865 में? तो क्या होगा सही उत्तर? भारत में पहला विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किए गए थे? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 1857 में। कब? तो राइट आंसर होगा 1857 में। 21 नंबर प्रश्न है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करना, दुनिया भर में बौद्धिक संपदा के संरक्षण को बढ़ावा देना, वैश्विक नवाचार को नियंत्रित करना, पेटेंट और कॉपीराइट के लिए शुल्क निर्धारित करना। तो वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा दुनिया भर में बौद्धिक संपदा के संरक्षण को बढ़ावा देना। क्या होगा? तो वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? दुनिया भर में बौद्धिक संपदा के संरक्षण को बढ़ावा देना। आज देखते हैं कि कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं। अभी तक तो आप बहुत कर रहे थे कि आसान प्रश्न है, आसान प्रश्न है। आप बताइए आज कमेंट करके कितने प्रश्न आपके सही हो पा रहे हैं, देखना है। अगला है प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन से हैं? क्या बताना है? तो प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन से हैं? लाल, पीला, नीला, लाल, हरा, नीला, पीला, मजेंटा, सफेद या फिर सफेद गाला जो है काला, ग्रे। तो प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन से हैं? प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो आसान प्रश्न है, आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। जो प्रकाश के प्राथमिक रंग हैं ये कौन कौन से हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या? तो लाल, हरा, नीला। क्या हो जाएगा? तो लाल, हरा, नीला प्रकाश के प्राथमिक रंग हैं, लाल, हरा, नीला। अगला है जीविका के तहत बनने वाले महिला समूह को क्या कहते हैं? स्वास्थ्य सहायता समिति, निर्माण समिति, महिला विभाग, इनमें से कोई नहीं। तो जीविका के तहत बनने वाले महिला समूह को क्या कहते हैं? तो जीविका के तहत बनने वाले महिला समूह को क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? इसका सही उत्तर होगा जीविका के तहत बनने वाले महिला समूह को स्व सहायता समिति कहेंगे। क्या? तो स्व सहायता समिति कहेंगे, याद रखेंगे। क्या? तो जीविका के तहत बनने वाले महिला समूह को स्व सहायता समिति कहते हैं। अगला है जीविका का संचालन मुख्य रूप से किनके द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा, महिलाओं द्वारा, ग्रामीण द्वारा, किसी एक संस्था द्वारा। तो जीविका का संचालन मुख्य रूप से किनके द्वारा किया जाता है? तो जीविका का संचालन किया जाता है महिलाओं के द्वारा। किसके द्वारा? तो महिलाओं के द्वारा जीविका का संचालन किया जाता है। अगला प्रश्न है, और आप में से बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो जरूर लाइक कर दे, क्योंकि काफी मेहनत लगती है। तो जब आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे तो हमारा भी जो है मोटिवेशन बना रहेगा। हम आपके लिए अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं कि प्रश्न को कलेक्ट करते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप लोग भी सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि हम एक दूसरा जो है दोनों का साथ देकर ही आगे बढ़ सकते हैं। तो आप लोग भी अगर सफलता चाहते हैं तो सहयोग जरूर करें। अगला है जीविका का संचालन मुख्य रूप से किनके द्वारा किया जाता है? बता ही दिया हमने, महिलाओं के द्वारा। अगला है जीविका का मुख्यालय कहां पर है? जीविका का मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली, पटना, समस्तीपुर या फिर दरभंगा। तो जीविका का मुख्यालय पटना में है। अगला है दूसरी जनरेशन के कंप्यूटरों का वर्णन काफी हद तक उनमें
रिक्त स्थान दिया हुआ है के इस्तेमाल द्वारा किया जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट्स, वैक्यूम ट्यूब, माइक्रो प्रोसेसर, ट्रांजिस्टर। तो दूसरी जनरेशन पूछा गया है, दूसरी जनरेशन के लिए, किसके लिए? तो दूसरी जनरेशन के लिए। तो सही उत्तर इसका होगा क्या? तो ट्रांजिस्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, गूगल सर्च इंजन में वर्तमान पेज को पुनः लोड करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है कीबोर्ड शॉर्टकट है? तो बताना है F7, F5, F1 या फिर F2। तो गूगल सर्च इंजन में वर्तमान पेज को पुनः लोड करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है? तो शॉर्टकट इसका जो हो जाएगा क्या? तो आसान है, कई बार आपने यूज किया होगा, F5 राइट आंसर होगा। अगला है, रिक्त स्थान दिया हुआ है उपयोगिता की सूची प्रदर्शित करता है जो कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्थापित करता है। कंट्रोल पैनल, हेल्प एंड सपोर्ट, टास्क बार या फिर रन। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा कंट्रोल पैनल। क्या होगा? तो कंट्रोल पैनल उपयोगिता की सूची प्रदर्शित करता है जो कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्थापित करता है। 29 नंबर प्रश्न है, विंडोज ओएस में जब आप डिलीट की का उपयोग करके या यहां तक कि बस राइट क्लिक करके और डिलीट ऑप्शन का चयन करके किसी भी ड्राइव से कोई आइटम हटाते हैं तो आइटम को स्थानांतरित कर दिया जाता है। टास्क बार, स्टार्ट मेनू, कंट्रोल पैनल या फिर रिसाइकिल बिन। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है, क्या होगा? सही उत्तर आसान है वैसे प्रश्न ये। विंडोज ओएस में जब आप डिलीट की का उपयोग करके यहां तक कि बस राइट क्लिक करके और डिलीट ऑप्शन का चयन करके किसी भी ड्राइव से कोई आइटम हटाते हैं, या साफ साफ आप कह सकते हैं जब आप कुछ डिलीट करते हैं तो वो कहाँ जाता है? आसान है, रिसाइकिल बिन होगा। क्या? तो रिसाइकिल बिन हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट और इनपुट आपको याद रखना है, प्रश्न पूछा ही जाएगा। प्लाटर, मॉनिटर, ड्रॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, बारकोड रीडर। तो निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस नहीं है पूछा गया है, तो सही उत्तर इसका होगा बार कोड रीडर। क्या? तो कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? बार कोड रीडर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम निर्दिष्ट समय की कमी के भीतर प्रतिक्रिया की गारंटी देता है? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर इंटरएक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा क्या? तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होगा? तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम निर्दिष्ट समय की कमी के भीतर प्रतिक्रिया की गारंटी देता है? तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है, रिक्त स्थान दिया हुआ है, पूछा गया है कि यूनिट सीपीयू का वह भाग जो प्रोसेसर के ऑपरेशंस को नियंत्रित या निर्देशित करता है, मेमोरी, अरिथमेटिक, लॉजिक, कंट्रोल या फिर डेटा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंट्रोल। क्या होगा? तो कंट्रोल यूनिट सीपीयू का वह भाग है। यहां पर क्या होगा? तो कंट्रोल यूनिट सीपीयू का वह भाग है जो प्रोसेसर के ऑपरेशंस को नियंत्रित या निर्देशित करता है। अगला है, डेटा अवधारणा क्षमता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा अवस्थित अर्धचालक मेमोरी का सही वर्गीकरण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा सही उत्तर? तो सही उत्तर होगा SRAM और DRAM। क्या होगा? तो SRAM और DRAM इसका राइट आंसर होगा। डेटा अवधारणा क्षमता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा स्थित अर्धचालक मेमोरी का सही वर्गीकरण है? तो ये SRAM और DRAM हो जाएगा। अगला है, भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का प्राथमिक फोकस क्या है? केवल ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी ढांचा निर्माण, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण गरीबों को सशक्त बनाना और उनकी आजीविका में सुधार करना, केवल शहरी गरीबों के लिए रोजगार सूचित करना, या फिर कोई नहीं? तो सही उत्तर इसका जो होगा क्या होगा? तो स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गरीबों को, किसको? तो ग्रामीण गरीबों को सशक्त बनाना और उनकी आजीविका में सुधार करना। अगला है, ग्राम संगठन की कौन सी गतिविधियां सामाजिक रेखा की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है? केवल वित्तीय लेखा जोखा तैयार करना, समुदाय द्वारा विकास कार्यक्रमों और सार्वजनिक खर्चों की निगरानी और मूल्यांकन को सुविधाजनक बनाना, केवल सरकारी अधिकारियों द्वारा ऑडिट, सदस्यों की व्यक्तिगत आय की जांच करना। तो ग्राम संगठन की कौन सी गतिविधियां सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है? तो सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है समुदाय द्वारा विकास कार्यक्रमों और सार्वजनिक खर्चों की निगरानी और मूल्यांकन को सुविधाजनक बनाना। तो भी ऑप्शन सही होगा। अगला है,
क्लस्टर स्तरीय संघ किस प्रकार स्थानीय संसाधनों के जुटाने में मदद करता है? केवल बाहरी दान पर निर्भर रहना, ग्राम संगठनों और एसएचजी से बचत और अन्य स्थानीय योगदानों को एकत्रित करके बड़े पैमाने पर निवेश के लिए केवल सरकारी धन का अनुरोध करना, स्थानीय संसाधनों का उपयोग करने से इनकार करना। तो क्लस्टर स्तरीय संघ किस प्रकार स्थानीय संसाधनों के जुटाने में मदद करता है? तो बताना है सही उत्तर इसका जो हो जाएगा ग्राम संगठनों को क्या, तो ग्राम संगठनों और एसएचजी से बचत और अन्य स्थानीय योगदान को एकत्रित करके बड़े पैमाने पर निवेश करना। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लस्टर स्तरीय संघ किस प्रकार के स्थानीय संसाधनों के जुटाने में मदद करता है? तो ग्राम संगठनों और एसएचजी से बचत और अन्य स्थानीय योगदानों को एकत्रित करके बड़े पैमाने पर निवेश के लिए। अगला है, भारत में फसल बीमा योजनाएं कि फार्म आधारित आजीविका जोखिम को कवर करती है। केवल बाजार मूल्य में उतार चढ़ाव, फसल की सफलता, केवल भंडारण के दौरान नुकसान, गैर कृषि आय में कमी। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा फसल की विफलता। क्या होगा? तो फसल की क्या होगा? तो फसल की सफलता हो जाएगा राइट आंसर। भारत में फसल बीमा योजनाओं का फार्म आधारित आजीविका को जोखिम कवर करती है, तो फसल की सफलता राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता किस प्रकार की आजीविका को सीधे बढ़ावा देगी? केवल पारंपरिक कृषि, गैर फार्म और हाफ फार्म आजीविका, विशेषकर ऑनलाइन आधारित, केवल बड़े पैमाने पर पशुधन या फिर केवल वन आधारित आजीविका। तो ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता किस प्रकार की आजीविका को सीधे बढ़ावा देगी? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा गैर फार्म और ऑफ फार्म आजीविका, विशेषकर ऑनलाइन आधारित। अगला है, लेजर में फॉरवर्डिंग का क्या अर्थ है? केवल नए खाता बनाना, पिछला पृष्ठ या अवधि से शेष राशि को अगले पृष्ठ या अवधि में आगे ले जाना, वित्तीय जानकारी मिटाना, केवल सारांश बनाना। तो लेजर में फॉरवर्डिंग का क्या अर्थ है? तो लेजर में फॉरवर्डिंग का अर्थ है क्या होगा? तो पिछले पृष्ठ या अवधि से शेष राशि को अगले पृष्ठ या अवधि में आगे ले जाना। अगला है, वित्तीय साक्षरता में सावधानी पूर्वक खर्च का क्या अर्थ है? बिना सोचे समझे पैसे खर्च करना, अपनी जरूरत और प्राथमिकता के अनुसार बुद्धिमानी से धन का उपयोग करना, केवल दूसरे पर निर्भर रहना या फिर कभी भी कोई पैसा खर्च ना करना। तो वित्तीय साक्षरता में सावधानी पूर्वक खर्च का क्या अर्थ है? तो सही उत्तर हो जाएगा अपनी जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुसार बुद्धिमानी से धन का उपयोग करना। अगला है, बिहार सरकार की सिंचाई योजना के तहत किसानों को किस पर सब्सिडी प्रदान की जाती है? डीजल पंप सेट, सौर ऊर्जा से चलने वाले सिंचाई पंप, बिजली से चलने वाले पंप या फिर ट्रैक्टर पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा से चलने वाली सिंचाई पंप पर। बिहार सरकार की सिंचाई योजना के तहत किसानों को किस पर सब्सिडी प्रदान की जाती है? तो सौर ऊर्जा से चलने वाली सिंचाई पंप पर। बिहार और औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 की वैधता अवधि क्या है, जिसे बाद में बढ़ाया गया था? 2020 तक, 2022 तक, 2025 तक या फिर 2023 तक। तो इसका जो राइट आंसर होगा 2025 तक। क्या होगा? तो 2025 तक। बिहार मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छात्रवृत्ति योजना का लाभ किसे मिलता है? केवल सामान्य छात्रों को, दिव्यांग छात्रों को शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, केवल खेल कूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले दिव्यांगजनों को, दिव्यांग शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए। तो बिहार मुख्यमंत्री दिव्यांग जन सशक्तिकरण छात्रवृत्ति योजना का लाभ किसे मिलता है? तो ये मिलता है दिव्यांग छात्रों को शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, केवल खेल कूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले दिव्यांग जनों को या फिर दिव्यांग शिक्षकों को प्रशिक्षण। तो बताना है कि बिहार मुख्यमंत्री दिव्यांग जन सशक्तिकरण छात्रवृत्ति योजना का लाभ किससे मिलता है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा दिव्यांग छात्रों को शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता। अगला है, बिहार में मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत प्रतिमाह कितनी राशि प्रदान की जाती है? 500, 750, 1000 या फिर 1200। तो इसका सही जो उत्तर होगा क्या होगा राइट आंसर? तो 1000 रुपए। कितने? तो बिहार में मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत प्रतिमाह कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो 1000 रुपए। बिहार मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना किस कक्षा से किस कक्षा तक की बालिकाओं को कवर करती है? 1 से 5 तक, 1 से 6 तक, 1 से 12 तक या फिर 9 से 12 तक। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 1 से 12 तक। बिहार मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना किस कक्षा से किस कक्षा तक की बालिकाओं को कवर करती है? तो 1 से 12 तक।
मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित संपत्तियां किस प्रकार की होती है? केवल व्यक्तिगत भवन, जल संरक्षण संरचनाओं, ग्रामीण कनेक्टिविटी और कृषि उत्पादकता बढ़ाने वाली परिसंपत्तियां, केवल शहरी पार्क या फिर केवल औद्योगिक इकाइयां। तो मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित संपत्तियां किस प्रकार की होती हैं? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा जल संरक्षण संरचनाओं, ग्रामीण कनेक्टिविटी और कृषि उत्पादकता बढ़ाने वाली परिसंपत्तियां। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत बीमा कवर करने के लिए ग्राहक को किस आयु वर्ग में होना चाहिए? 18 से 55, 18 से 60, 18 से 70 या फिर 18 से 50। तो इसका राइट आंसर होगा 18 से कितना? तो 18 से 50 याद रखना है। अगला है पीएम किसान योजना के तहत केंद्र सरकार से 6,000 प्रतिवर्ष की वित्तीय सहायता कितनी किस्तों में दी जाती है? 1 किस्त, 2 किस्त, 3 किस्त या फिर 4 किस्त। तो इसका राइट आंसर होगा 3 किस्त। कितना कितना मिलता है? तो 2-2 हजार मिलता है। आप सभी को पता होगा 3 किस्त मिलती, यानी कि टोटल 6,000 मिलते। अगला है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का मुख्य लाभार्थी वर्ग कौन सा है? केवल युवा, बेरोजगार, वृद्ध, विधवा और विकलांग व्यक्ति, केवल कामकाजी आबादी या फिर केवल बच्चे। तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का मुख्य लाभार्थी वर्ग कौन सा है? तो वृद्ध, विधवा और विकलांग व्यक्ति। क्या? तो वृद्ध, विधवा और विकलांग व्यक्ति। तो आज 49 प्रश्न ही थे। तो बताना है कि 49 प्रश्नों में स्कोर आपका क्या रहा, कितने प्रश्न आपके सही हुए। और अगर आप डेली इसी प्रकार की प्रश्न चाहते हैं प्रैक्टिस में तो कमेंट में जरूर बताना। और आज बताना जरूर है कि कितने प्रश्न आपसे सही हुए। और इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। तो वहां पर टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च क्या करेंगे तो फ्री एग्जाम जोन सर्च करेंगे, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।